हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम गद्य खंड में से अलमारी यह कहानी देखेंगे और इस कहानी के रचनाकार है लेखिका ममता कालिया। तो अलमारी इस शब्द से तो आप परिचित होंगे ही। आज हम देखते हैं कि हर एक के घर में अलमारी तो मौजूद रहती है। तो इस अलमारी को लेकर जो ममता कालिया ने रचना ली है, तो यह रचना एक मध्य वर्ग की आत्मीयता और वस्तु से लगाव की यह एक रचना है। तो इस ममता कालिया, तो इनका परिचय यह है कि निरंतर 70 के दशक से अपने कथा संसार में लीन है। कथा संसार यानी कि साहित्य जगत में लीन होना, यानी कि मग्न रहना, तल्लीन रहना। इन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखी है। छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदत औरत, प्रतिदिन एवं उसका यौवन प्रसिद्ध कथा संग्रह है इनकी। इनकी कथाओं में स्वातंत्रोत्तर भारत के शिक्षित, संघर्षरत और परिवर्तनशील समाज का सजीव चित्रण अपने बहुरंगी आयामों में दिखाई देता है। बहुरंगी आयाम का मतलब, बहुरंगी यानी कि विविधता, विविध पहलुओं को उन्होंने सजीव चित्रण उन्होंने अपने कथा साहित्य में किया है। हिंदी कथा जगत में ममता कालिया की तरह लिखने वाली रचनाकार विरल है। विरल यानी दुर्मिल है, नगण्य है, कम है उसमें से, जो गहरी आत्मीयता, आवेश और उन्मेष के साथ जीवन के धड़कते क्षण पाठक तक पहुंचा सके। यानी इनकी जो रचना है, उसकी उनकी रचनाओं में यथार्थता है, सच्चाई है। यानी कि प्रत्येक से जीवन से निगड़ित जो कहानी है उसमें कुछ यथार्थता है। यानी कि ऐसे काल्पनिक कथाएं उन्होंने नहीं लिखी है। स्त्री विमर्श इनकी कहानियों का केंद्र रहा है। स्त्री विमर्श यानी कि स्त्री के सभी पहलुओं को उन्होंने उजागर किया है अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से। तो अलमारी यह कहानी, तो इस कहानी में मध्य वर्ग को अपने प्रति ही नहीं, तो अपने घर के हर एक भौतिक चीज़ों से भी लगाव रहता है, यह बताने की उन्होंने कोशिश की है। एक लगाव रहता है, एक आत्मीयता रहती है, एवं उस वस्तु के चले जाने पर सारा परिवार व्यतीत होता है। इसका चित्रण इस कहानी के माध्यम से उन्होंने किया है। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे भी कोई चीज़ है, यानी कि सब बचपन से हमें एक आधी वाटर बॉटल हम लेके जाते हैं कहीं, बचपन से उसको संभाल के रखते हैं। हमारी बचपन की चीज़ें हम संभाल के रखते हैं। हमारे कपड़े हो या हमारी कोई चीज़ हो, मनपसंद की कोई वस्तु, तो माँ भी अपने बेटे के संभाल के रखते, कि फिर उस चीज़, भौतिक चीज़ों के प्रति लगाव प्रदर्शित हो जाता है, मोह प्रदर्शित हो जाता है। फिर वह वस्तु गुम हो जाने से या चले जाने से जो दुख होता है, तो उसका वर्णन इस अलमारी, इस कहानी में ममता कालिया ने किया है। दर्जी कपड़ा भी इतना हिसाब से क्या काटता होगा जितने हिसाब से हम घर में जगह इस्तेमाल करते हैं। एक मध्यम परिवार है, एक छोटी सी रूम है, उनका घर है, तो उसका वर्णन इस कहानी में लेखिका ने किया है। इंच इंच पर कब्जा था। इस एक कमरे में हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ 2 बच्चे, एक नौकर, एक बिल्ली, चंद चूहे, छिपकलियाँ और कॉकरोच भी थे। रहते रहते सभी सह अस्तित्व की स्थिति में आ चुके थे। बच्चे सुबह उठकर स्कूल खिसक जाते और छुट्टी के बाद लौटने पर भी ज़्यादा देर घर में न रहना उनको गवारा करते। वे मकान की सीढ़ियों की रेलिंग पर फिसलते या मौका पाकर दूसरों के घरों में घुस जाते। नौकर ने अपना साम्राज्य रसोई घर तक ही फैलाया था। वह वही पकाता, खाता, चोरी करता और सोता। यानी वास्तविकता बताने की कोशिश उन्होंने इस कहानी के माध्यम से की है। उसके सोते ही रसोई घर के कॉकरोच जाग जाते और झुग्ग नल के पास या गैस के बर्नर पर इकट्ठे हो जाते हैं। झुंड से इकट्ठे हो जाते, और जब नौकर सो जाता है तो जो कॉकरोच है वो निकलते हैं और अपना कुछ खाने की चीज़ का देखते हैं गैस के पास, अपने बिल में से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। सुबह सुबह वह जागता है, कॉकरोच फौरन अपने अपने कोने में कुछ कर जाते हैं सोने के लिए। जैसे पारी बंधी हुई थी कि जब नौकर जाग जाता है तो कॉकरोच अपने अपने बिलों में अपने अपने जगह जा जाते हैं सोने के लिए। जैसे पारी बांधी हुई थी। पारी बांधना है नहीं मतलब क्या, क्रमानुसार, समय अनुसार, यानी कि ठहरा देवा हो वक्त, यानी कि सुबह इसका, शाम को इसका समय, दोपहर को ये
काम करेगा, ऐसे समय क्रमानुसार। कोई किसी के लिए अड़चन नहीं बनता था, यानी कि किसी की कोई अड़चन नहीं थी। बिल्ली हमने पाली नहीं थी, वह रोज रात खिड़की पर बैठकर रोया करती। एक दो रोज रोटी डालने का नतीजा यह हुआ कि वह खुल्लम खुल्ला दिन में भी आने ले जाने लगी। हालांकि घर में चूहे में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिल्ली हमने पाली नहीं थी, लेकिन एक दो दिन क्या रोटियां डाल दी उसको तो मानो उसने अपने हमारे घर पे कब्जा कर लिया। और जो चूहे हमेशा हम देखते हैं कि बिल्ली चूहे खाती है, लेकिन उसको चूहे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तरमाल भाता था। तरमाल भाना यानी कि चमचमित माल उसको चाहिए था। शायद आजकल बिल्ली की कड़की चल रही थी जो हमारे यहाँ डेरा डाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ आधा लीटर दूध में समस्त परिवार दुग्धाधारी होने का भ्रम पाले हुआ था। इनकी सर्व सामान्य परिवार है, ज़्यादा आमदनी नहीं है, खर्चा ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिल्ली हमारे घर की सुकड़ गई थी, उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, क्योंकि हमारे घर में जो आधा लीटर दूध आता है तो आधा लीटर दूध में हम ऐसा आभास करते कि हमने बहुत सारा दूध पी लिया है, यानी कि हम उसमें ही मुग्ध हो जाते थे, तृप्त हो जाते थे। यो तो जरूरतों के रहते हर चीज का रोना था, पर सबसे ज़्यादा जगह का। जरूरत तो कम गिरती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती थी वो थी जगह की। कमरा सामान से कुछ इस तरह अटापटा भरा था कि शरद खुलकर न अंगड़ाई ले सकते थे न चल फिर सकते। जगह की इतनी कमतरता थी कि अगर हम सोते थे तो हम अपने मनपसंद करवट भी नहीं बदल सकते थे, ना अंगड़ाई लेते थे। बाह किसी न किसी चीज़ से टकरा जाती थी। घर में अगर हम हाथ फैलाते, बाह फैलाते तो किसी न किसी चीज़ से हमारी बाह टकराई जाती थी। यही हाल रात का नींद का भी था। एक पलंग था जिस पर पूरा परिवार सोता था। रात में लेटते समय हम सब कुछ इस तरह अपनी अपनी पोजीशन ले लेते मानो फोटो खिंचवानी हो। एक ही पलंग है और उस पलंग पर पूरा परिवार ऐसा सो जाता है कि मानो उन्होंने फोटो लेने के लिए अपनी पोजीशन ले ली हो। होश रहते तक कोई करवट न लेता न तिरछा होता। जब तक नींद नहीं आती तब तक न कोई करवट लेता था, न कोई अपनी जगह से हिलता था। लेकिन जैसे ही गहरी नींद हो जाती है तब तो पूरा बदन ढीला पड़ता है और सारे जो कानून हैं, जो नीति नियम है, जो हिलने डुलने का, वो कोई किसी पर अपना ये ध्यान नहीं रहता था। फिर उनका शरद अपनी लंबाई का विज्ञापन करते हुए पलंग से तिरछे लेटते, बच्चे अगल पगल और चरणों में। बच्चे रह कर टांग मारते, शरद सिरहाने के तकिए पैराने से चादर गिरा डालते, फिर भी न समाते। सभी के पैर मुझ तक पहुँचते। किस्म किस्म की गंध उठती, जो दुर्गंध नहीं वो सुगंध भी न होती। बीच में एक आध बार नींद उचटने पर शरद मुझसे जरूर पूछते, तुम्हारे लिए जगह कम तो नहीं है? उसकी चिंता से गदगद में बिल्ली की तरह इतना बदन सिकुड़कर फुसफुसाती, नहीं नहीं देख लो कितनी सारी जगह पड़ी है अभी। एक पलंग है, पूरा परिवार पलंग पर सोया है। जब रात को नींद खुलती है शरद से तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे लिए कुछ जगह कम नहीं गिरी? तो पत्नी भी अपना शरीर और सिकुड़ कर कहती कि नहीं नहीं, कुछ भी शरीर जगह कम नहीं गिरी, देखो देखो कितनी जगह मेरे लिए और भी बची है। और इस पलंग को महज बिस्तर मानना पलंग की प्रतिष्ठा गिराना था। ये जो पलंग था वो पलंग बहुत काम का था, क्योंकि रात को हम इस पलंग पर सोते थे और दिन में पलंग का दस्तरखाना था, पढ़ने के लिए मेज था, इस्त्री करने का स्टैंड था, छोटे कपड़े सुखाने का ठिकाना था, और जगह भी कहाँ थी। इसके अलावा कमरे एक तरफ बड़ी सी अलमारी रखी थी, जिसकी वजह से कमरा इतना ठसाठस भरा लगता था। यह लकड़ी की एक भीमकाय अलमारी थी, जिसमें तिजोरी, ड्रावर, हैंगर, टाई स्टैंड और आईना सभी कुछ था। इस पलंग के अलावा भी इस घर में विशालकाय इतनी बड़ी अलमारी थी। और इसी अलमारी से मुझे दुश्मनी थी। ये पढ़ के इतना बताने का तात्पर्य यह था कि इस शीर्षक, कहानी का शीर्षक ही है अलमारी। तो घर में जगह इतनी कम है और इस घर में यह इतनी बड़ी अलमारी है। इस अलमारी में बहुत सारे चीज़ रहा करती है, लेकिन इस घर की जो श्रीमती है उसको ये अलमारी से बहुत नफरत हो गई थी और उसको यह अलमारी बहुत नहीं भाती थी, न पसंद थी उसको।
इतनी बड़ी अलमारी थी, उसकी ऊंचाई पसंद थी न चौड़ाई पसंद थी, और इसका इतना बड़ा होना मुझे अपने छोटे होने का एहसास भरा देता था। घर में जाओ तो सामने इतना बड़ा पलंग और इतनी बड़ी सी अलमारी दिखती थी, तो मन में मन उसको लगता था कि उस अलमारी के सामने मैं बहुत छोटी हूँ। तो ये अलमारी की बेचने में, वो अलमारी ही उसे बेचना था, और उस अलमारी बेचने के लिए तो उसने जो आटा घिसी की है, और उसने पति को क्या क्या करके उसको मन जितवाया है कि इस अलमारी में बच्चे फंस जाएंगे, अलमारी के नीचे बहुत सारा रहता है सामान, और ये अलमारी बहुत पुरानी हो गई, अगर ये अलमारी हम यहाँ से हटा दे जाए तो हमारे घर में पर्याप्त जगह मिल जाएंगी हमें घूमने फिरने के लिए। तो ये अलमारी बेचना उसके दिमाग में भर गया था। तो कई बार उसने उस अलमारी में बच्चों को छुपा छुपी का खेल खेलते हुए देखा। वो वैसे ही उस अलमारी में समा जाते थे कि ढूंढने वाला भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। तो उसने अपने पति से कहा है कि अलमारी में अगर हमारा बच्चा फंस गया तो हम उसे निकाल भी नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर उसने वो अलमारी बेचने की ठान ली, और एक अलमारी उसके एक शरद के स्कूल का एक चपरासी आता है, और उसके लड़की की शादी तय हो जाती है, और वो भी उसकी भी घर की स्थिति ऐसी मध्यम ही रहती है। तो घर आता है तो श्रीमती जी पूछती है कि क्या आपने शादी की पूरी तैयारी की है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने पूरी तैयारी की है, लेकिन कुछ खरीदारी बाकी है, और दहेज में अलमारी तो सबसे ऊपर लिखी है, और मुझे अभी एक अलमारी लेना है। तो श्रीमती जी को भी बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, दानशूरता उसकी जाग गई। उसने कहा, हमारे घर में अलमारी पड़ी है, वो क्यों नहीं लेके जाते आप? उसको ही कुछ रंग वगैरह दे के नए जैसी हो जाएगी, वो अलमारी आप लेके ही जाओ, मैंने आपको ये अलमारी दे दी है। तो उसको भी अच्छा लगता है। फिर उसका रंग रोगन करके मरम्मत करने के बाद काबिल हो सकती है। भवानी शंकर भगवती फौरन ठेले का इंतज़ाम कर लेता है, और भगवती को श्रीमती जी अपनी ये अलमारी देने की ठान लेती है, और वो फौरन ठेला लेके जब आता है, और अलमारी से सामान निकाल कर बिस्तर पर रख दिया जाता है, और जब अलमारी सरकाने का समय आता है तो अचानक उसके मन में कुछ सरक सा गया, ऐसा लगता है। यह अलमारी हमारे घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। अभी तक उसके मन में था कि अलमारी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब अलमारी लेने का समय आता है तो उसके मन में बहुत ऐसी कसक सी महसूस होती है। उसके दिल पर बड़ा आघात पहुंचता है। ठेले के साथ साथ आए मजदूरों ने बड़ी मुस्तैदी से संकरी सीढ़ियों से उतार ली। यानी कि मुस्तैदी मतलब यानी कि बहुत तेजी से, चपलता से उन्होंने वो अलमारी सरकाई। मैंने देखा बच्चों के चेहरे पर एक अजब हल्का बक्कापन था। दोनों अपनी अपनी सारे शैतानी भूलकर एक दूसरे के साथ पकड़े खड़े थे। मैं उतरकर नीचे नहीं गई। जब से मैं ब्याह कर आई थी तब से यह अलमारी यही खड़ी थी। मैंने जल्दी से उस जगह की सफाई की जहाँ से अलमारी हटाई गई थी। यह कहानी का तात्पर्य है कि जो भौतिक चीज है, भौतिक चीजों से भी इतना लगा हो जाता है, वो हटा देने से भी उसके मन में बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। तो उसको लगता है कि मैंने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। यानी कि सर्वसामान्य लोगों की मध्यम स्थिति का वर्णन इस कहानी के माध्यम से ममता कालिया ने की है। जैसी अलमारी की दिक्कत आती थी, अलमारी उसकी अड़चन लग रही थी, लेकिन जैसे ही अलमारी सरका गई तो उसके मन का कोना भी सरक गया।